मेरा रिजल्ट आया था तो मेरे पास 2.2 2.3 लाख का कर्ज था। जब आप सैलरीड हो जाते हैं और आपको आदत हो जाती है कि अकाउंट में पैसे आ रहे हैं और तब आपको पता चलता है कि अब 2 या 3 साल तक पैसे नहीं भी आ सकते हैं। दोस्तों ने बोला तू छोड़ना, हम देख लेंगे, पैसे की चिंता मत कर। सेकंड पेपर आया, पिछले 20 साल का सबसे टफ पेपर। 2 से 3 घंटे में ये सोचता था मेरा हुआ क्यों नहीं है। स्टार्टिंग में 1-2 हफ्ते तो पता ही नहीं चला, मेरे को लगता था मैं पागल हो जाऊंगा। 2 into 2 क्या होता है, 4 होता है, सबको पता है। लेकिन जब एग्जाम में हाथ कांपता है ना तो 5 लिख देते हैं। जो ये गलती है ये होती है और बहुत लोगों से होती है। जितने भी लोगों ने एग्जाम क्लियर किया यूपीएससी का, सिविल सर्विसेज का हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज का हो या और कोई एग्जाम हो, वो यही बोलेंगे मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। आप पढ़ कितना भी ले, मॉक टेस्ट तक ढंग से नहीं देंगे, नहीं होगा। इंटरव्यू के टाइम पे मैंने गलती ये कि अब तो हो ही रहा है तो थोड़ा सा ना चिल करते हैं, बस वो एक गलती थी कि यूपीएससी क्या है या यूपीएससी के सोर्स क्या है। जनरली ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और इसके लिए आप अगर देखें तो काफ़ी सारे जो लोग हैं वो सोर्स के पीछे जाते हैं, कौन सी किताबें हैं, किस तरीके से पढ़ना चाहिए या कहाँ से पढ़ना चाहिए, कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। पर मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आई वो था मोटिवेशन। क्योंकि आप पढ़ किताबों से सकते हैं, सारे कोचिंग एक ही किताबें चलती हैं, हर एक स्टूडेंट एक ही किताब पढ़ रहा है, एक ही टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। लेकिन क्या आप वो क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं, या जब आप डाउन होते हैं तो क्या आप वापस से उठने के लिए तैयार हैं। मेरी जर्नी में भी बहुत सारे सोर्स है, जैसे किताबें और टीचर्स, सबका योगदान बहुत रहा है, पर जो सबसे ज़्यादा योगदान रहा है मोटिवेशन। और जो ये मोटिवेशन मुझे मिला ये मेरे पेरेंट्स और मेरे दोस्तों से, जो सही में है वो दोस्तों से मिला है। क्योंकि जब मैं आपको बताऊंगा अपने बारे में तो आप जानेंगे कि दोस्तों ने मेरे लिए क्या किया है। नमस्कार, मेरा नाम चंदन कुमार है और मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज 2019 में रैंक 3 प्राप्त की है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। आज मैं रेलवे में कार्यरत हूँ एज अ IRSME प्रोबेशनर। मेरी कहानी शुरू होती है जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट से, एक छोटे से गांव से, सुजौला, जो कि बिहार में है। वहाँ पर मैंने जब तक मैं 4-5 साल तक रहा था, जहाँ पर मेरे दादाजी ने मुझे थोड़ा बहुत पढ़ाया, लेकिन बहुत कुछ सिखाया था कि फैमिली वैल्यूज़ क्या होती हैं। साथ में ही उसके बाद मेरे पापा आर्मी में थे, जो कि 2010 में रिटायर्ड हो गए। तो हम पापा के साथ शिफ्ट हो गए और हम अहमदनगर आ गए, जो कि महाराष्ट्र का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पर केंद्रीय विद्यालय में मैंने 1 से लेकर 12 तक की पढ़ाई की और वहाँ पर भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा, क्योंकि वो मल्टीकल्चर था। क्योंकि आर्मी का जो आपका एरिया होता है वो मल्टीकल्चर होता है, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जो मेरी लाइफ का जो सबसे फर्स्ट फेलियर था वो आया 2010 में, जब मैंने IIT की परीक्षा दी और मेरा नहीं हुआ। तब मुझे हिट हुआ कि मैं ये जो छोटे से ककून में हूँ अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर तो मैंने बहुत अच्छा किया, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में मैं कहीं स्टैंड नहीं करता हूँ। फिर मैंने वापस गैप लिया 1 साल का, फिर मैंने ट्राई किया, बट फिर से मेरा 4 नंबर से रह गया। तब मुझे रियलिटी चेक हुआ। पर AIEEE उस टाइम पे एग्जाम होता था, जिसके थ्रू मेरे को आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज मिला, जो कि काफ़ी अच्छा कॉलेज है और आर्मी मैनेजमेंट का कॉलेज है पुणे में। वहाँ पर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला किया और फिर वहाँ पर मैंने 2015 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास की। तो कॉलेज में सबके साथ होता है, कॉलेज में मस्ती होती है, सब होता है, पढ़ाई भी की, रैंक्स भी अच्छे आए। लेकिन जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ मिली वो मेरे दोस्त थे। जैसा कहते हैं ना कि क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करता है। और स्पेशली ये रिलेशनशिप में होता है, और दोस्त तो हम खुद चुनते हैं, तो उसमें क्वालिटी भले ही गिने चुने दोस्त रहें पर अच्छे रहें। तो मेरी लाइफ में भी और आपकी लाइफ में, सबकी लाइफ में ऐसे दोस्त हैं जो कि बचपन से लेकर आज तक हैं। या तो स्कूल में आए होंगे, या तो कॉलेज में आए होंगे, या तो जॉब में आए होंगे, पर वो दोस्त आगे हमेशा रहेंगे जब तक हम हैं। तो ये जो दोस्त हैं इन्होंने मेरी बहुत मदद की। 2015 में पास आउट होने के बाद मैंने कैंपस प्लेसमेंट हुआ, शेफलर बेयरिंग पुणे में कंपनी है, वहाँ पर मैंने जॉब किया 2 साल। तब तक मुझे रियलाइज़ नहीं था कि मैं यूपीएससी देना है कि नहीं है। एक्चुअली कभी दिमाग में ऐसा था नहीं कि गवर्नमेंट जॉब में जाना है। बट 2015, 16, 17 ये जो 3 साल थे, इसमें मेरे ही बैचमेट्स ने एक एक करके गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज में काफ़ी अच्छी रैंक प्राप्त की। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अभी मैं 24-25 साल का हूँ, एक बार ट्राई तो करना चाहिए। और बैक ऑफ द माइंड ये था कि मेरे पेरेंट्स चाहते हैं, तो मैंने कहा कि एक बार ट्राई करना चाहिए। क्योंकि मेरा अनुमान ये है कि 30 साल तक, जब 30 या 32 साल की जो उम्र होती है, इसके अंदर आप अपने जो कैरियर है वो चेंज कर सकते हैं। तो मैंने वो ट्राई किया, इसलिए वो जो था कि ट्राई करना, इसलिए मैंने 2017 मई में जॉब छोड़ी। और वो जो डिसीजन था जॉब छोड़ने का, क्योंकि जब आप सैलरीड हो जाते हैं और आपको आदत हो जाती है कि अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, और तब आपको पता चलता है कि अब 2 या 3 साल तक पैसे नहीं भी आ सकते हैं, तब क्या होगा। पर जैसे तैसे करके मैंने जॉब छोड़ी। फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, दोस्तों ने बोला तू छोड़ना, हम देख लेंगे, पैसे की चिंता मत कर। तो वो करके जॉब छोड़ी, दिल्ली आया, दिल्ली में 1 साल की तैयारी की। और वो तैयारी जो थी वो सिर्फ पढ़ाई की तैयारी नहीं थी, मेरे लिए वो एक लाइफ लेसन है। क्योंकि जब मैं दिल्ली आया तब मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए थे, तो मुझे लगा कि 1 साल तो निकल ही जाएगा।
बट वो एक आदत हो गई थी ना कि रोज जूस पियेंगे, रोज ये करेंगे, अच्छी जगह पे रहेंगे, अच्छे हॉस्टल में रहेंगे, तो उसके कारण वो पैसे धीरे धीरे खत्म हो गए। जब पैसे खत्म हुए, जो कि 8 या 9 महीने में हो गए, तब मुझे पता चला कि यार ये तो दिक्कत हो गया। फिर और जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी, मैंने सोच रखा था कि मैं फैमिली के ऊपर बर्डन नहीं बनूंगा, जो कि मैं 2015 के बाद मैंने कर लिया था कि अब कॉलेज खत्म, अब फैमिली का काम खत्म हो गया, अब मेरा काम शुरू। तो ये मैंने अपने दोस्तों से डिस्कस किया, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, देखते हैं, थोड़ा खर्चा कम कर और हम हेल्प करेंगे। तो उन्होंने धीरे धीरे करके हेल्प किया। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि जब मैं मेरा रिजल्ट आया था, तो मेरे पास 2.2 2.3 लाख का कर्ज था, जो कि मेरे पेरेंट्स देना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि मेरे पेरेंट्स के पास पैसे नहीं थे, मेरे पेरेंट्स देना चाहते थे, पर मेरे दोस्तों ने कहा कि नहीं, जब तू कमाएगा तब देगा। तो ऐसे दोस्त हैं मेरे। यूपीएससी की जो जर्नी है वो एक जैसी नहीं है, हर रोज आपको कुछ नए उतार चढ़ाव मिलेंगे। और ऐसा भी होता है कि आपने आज जो पढ़ा है और उसके क्वेश्चन कल सॉल्व करें तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटिंग होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि यार क्यों कर रहे हैं, अच्छी खासी जॉब चल रही थी, सब तो कर ही रहे, तो हम भी कर लेते, और दिक्कत क्या है, बाहर जाके कमा सकते थे। लेकिन जो ये चीज़ है डिमोटिवेशन, इससे लड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये ना लोगों को पीछे ढकेलता है। तो ये डिमोटिवेशन से लड़ने के लिए मेरे पास कोई बहुत बड़े बड़े लोग हैं, मैं वो मोटिवेशनल वीडियोस नहीं सुनता था। मैंने आपको कहा ना कि दोस्त मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक ऐसे ही दोस्त ने, जो कि काफ़ी पहले एक स्टोरी सुनाई थी, बहुत बेसिक स्टोरी सुनाई थी और काफ़ी मजाक में सुनाई थी, तो वो स्टोरी मैं बार बार रिकॉल करता था कि बात सही है, लाइफ ऐसी ही है। तो वो स्टोरी है चाइनीज़ बैम्बू की। जो बैम्बूज होते हैं वो फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्रास हैं, और जो चाइनीज़ बैम्बू हैं वो वर्ल्ड के फास्टेस्ट ग्रोइंग बैम्बूज है। तो आप समझ सकते हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्रास ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें होता क्या है कि दो दोस्त हैं, एक का नाम राम है, एक का नाम श्याम है। दोनों किसान हैं, दोनों के पास सेम टाइप ऑफ एसेट्स हैं, बट जो राम है वो अमीर है, श्याम जो है वो एवरेज है, गरीब नहीं है, एवरेज है। अब श्याम को लगता है कि मुझे भी अमीर होना चाहिए, और दोनों दोस्त हैं, तो वो दोस्त के पास जाता है, राम के पास, बोलता है भाई तू बता मेरे को, मैं वही करूंगा जो तू बोलेगा। तो राम उससे सिर्फ 4 चीजें मांगता है। राम बोलता है 4 प्रोमिसेस हैं, अगर ये कर देगा तो तू मेरे से भी ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा। तो बोलता है ठीक है, मैं बिन आंख बंद करके करता। तो बोलता है नहीं नहीं, पहले सुन ले। तो पहली प्रॉमिस है कि जो मैं बोलूंगा तू वो करेगा। तो बोलता है ठीक है, 100%। दूसरी प्रॉमिस है तू हार्डवर्क करेगा, जब तक चीजें होती नहीं है तब तक हार्डवर्क करेगा। बोलता है ठीक है। तीसरा है पेशेंस नहीं खोएगा, और पेशेंस खोएगा तो मेरे पास आएगा। तो बोलता है ठीक है। और जो चौथा है परसिवरेंस, कि डेली बेसिस पे करना। ऐसा नहीं कि आज मैंने 20 घंटे मेहनत कर दी और कल 2-3 दिन में सो जाता हूं, तो ऑन एन एवरेज मैंने 6 से 7 घंटे तो काम कर ही दिए। तो ये नहीं, डेली बेसिस पे ही काम करना है, भले ही तू 3 घंटे काम कर, 4 घंटे काम कर, पर डेली बेसिस पे करना है। तो बोलता है ठीक है। तो बोलता है ठीक है, जाओ दुकान से जाओ, बीज लेके आओ इस प्लांट के, जो चाइनीज बैम्बू है, और इसको जाकर तुम किसी जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है वहां जाकर दिखा लो कि कौन से बीज होंगे, क्योंकि हर एक बीज नहीं निकलता है, हर एक बीज पौधा नहीं बनता है। तो बोलता है ठीक है, दिखा के लाता है, खेत को जोतता है, और उसके बाद पूरी फैमिली मिलकर बहुत खुशी खुशी से हाथ से ही बीज बोते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ बीज बहुत कम होते हैं। जो बैम्बूज होते हैं वो काफी ज्यादा ग्रो करते हैं एक बीज से ही, तो वो करते हैं। अब जब ये धीरे धीरे चलता है, 1 साल तक कुछ नहीं होता है, वो रोज उनको पानी दे रहा है, रोज देखभाल कर रहा है कि कोई जानवर उनके ऊपर ना चल दे या कोई इंसान ना चल दे। 1 साल हो जाता है, 2 साल चलने के बाद गांव वाले ताना देते, इससे अच्छा तो था कि पहले कुछ तो खाने के लिए निकल रहा था। तीसरे साल उसके बाल बच्चे जो होते हैं, जो बीवी होती है, वो छोड़ के चले जाते हैं कि तो पागल हो गया इंसान। तब वो जाता है उसके पास कि यार ऐसा ऐसा हो रहा है राम, ऐसा हो रहा है। तो बोलता है कि भाई मैंने तेरे से 4 चीजें मांगी थी ना, उस पर ध्यान दे। बोलता है ठीक है। चौथे साल वो और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, मतलब पागल सा हो जाता है। फिर वो बीच में ऐसा होता है कि एक दिन सोचता है रात को कि कल उठकर मैं सब तहस नहस कर दूंगा। जब वो अगले दिन उठता है तो उसको एक कोपल दिखता है, तो खुश हो जाता है कि चलो कुछ तो आया। तो बोलता है कि ठीक है, 1 हफ्ते और रुक जाते हैं। दूसरे दिन उठता है तो देखता है कि सब में ही आ गया, तो बहुत खुश हो जाता है। तीसरे दिन देखता है कि हर एक कोपल 2-2 3-3 फीट बढ़ गए हैं। जनरली जो चाइनीज बम्बू होते हैं 3 से 4 फीट एक दिन में ग्रो करते हैं, तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब आप सोचिए 3 से 4 फीट अगर कोई चीज ग्रो कर रही है और उसकी मैक्सिमम हाइट 90 फीट है, तो हर महीने वो बैम्बूज के कट कर सकता है, और बैम्बूज को कट करते हैं तो वापस ग्रो करता है, ऐसा नहीं कि जड़ से कट करते हैं। तो करते करते साइकिल बन गया कि वो हर 30 दिन में कट कर रहा है, और बैम्बूज बहुत ज्यादा बिकते हैं गाँव वगैरह में, तो वो बेचता है और वो सक्सेसफुल हो गया। अब ये स्टोरी बहुत सिंपल है, लेकिन इस चीज से मायने क्या निकलते हैं? मायने ये है कि अगर आप किसी भी चीज के लिए चाहते हैं, ये नहीं कि सिर्फ यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए बोल रहा हूं, आप किसी भी चीज के लिए चाहते हैं, तो यहां पर जो सबसे मेन चीज है कि जब तक हमको क्या है ना, हमको जल्दी रिजल्ट चाहिए कि आज मैंने किया तो कल रिजल्ट आ जाए, लेकिन जब तक आप चीजें डिजर्व नहीं कर रहे हैं तब तक वो चीजें नहीं मिलती हैं। जैसे मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम नहीं निकला है, ठीक है, गेट में भी बहुत अच्छी रैंक नहीं आई थी, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में सारे एग्जाम निकले हैं, क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगता है कि तब मेरे पास नॉलेज और साथ में वो नॉलेज को इंप्लीमेंट करने के लिए जो दिमाग चाहिए वो
किसी ना किसी तरीके से डेवलप हो गया था। ये स्टोरी मैं डेली बेसिस या वीकली बेसिस पे सुनता था, क्योंकि किसी किसी दिन मूड बहुत अच्छा होता है, किसी दिन खराब होता है, तो जब भी खराब होता है ये स्टोरी मैं सोचता था, और मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं देखता था कि यहाँ से मोटिवेशन ले वो ले। साथ में जो ये जर्नी थी 2017 मई से 2018 जनवरी तक, इसके अंदर मैंने जो ध्यान दिया वो मैंने गेन करने पर, कि नॉलेज गेन कर लेता हूँ, क्योंकि कोचिंग का टाइम फ्रेम वो है, तो नॉलेज गेन कर लेते, क्योंकि 2 से 3 साल तक मैंने जॉब की तो जो टच था वो खत्म हो गया था। अब साथ में जब ये किया तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, क्योंकि मेरे एग्जाम में मार्क्स ठीक आते थे, ऐसा नहीं कि मैं खराब परफॉर्म करता था, मॉक टेस्ट में ठीक आते थे। और जो मेरे साथ मेरा रूममेट था, जो कि मेरा कॉलेज का भी रूममेट है, उसके भी मार्क्स हम दोनों के बराबर आते थे। अब फाइनल डे पर जो सबसे आज मुझे हंसी आती है उस चीज़ पर, फाइनल डे जब एग्जाम टाइम आया तब मुझे एक बात याद आई जो कि मेरे रूममेट ने कही थी, कि जब हम एग्जाम देते हैं ना तो नॉलेज 40 to 50% ही काम करता है, तुम्हारा माइंडसेट क्या है ना एग्जाम में वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और वो चीज़ मैंने देखी। फर्स्ट पेपर था जीएस का, उसके अंदर जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर्विसेज का जीएस पेपर था, उसके अंदर मैंने बहुत ज़्यादा करने की कोशिश की, आता था, लेकिन वो होता है ना कि और अच्छा कैसे करें, एक ही क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम दिया। जब हाफ टाइम से ज़्यादा निकल गया तब मैंने मुश्किल से 30 to 40% क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, और जल्दीबाजी में बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया। एंड आते आते ऐसी हालत थी कि मैं जो क्वेश्चन थे उसके अंदर मैं 50% क्वेश्चन भी अटैम्प्ट नहीं कर पाया था। अब जब आपके ऊपर एक बार प्रेशर पड़ता है तो वो प्रेशर सेकंड पेपर पर भी आता है, जो कि मैकेनिकल का था, जो मुझे आता था, उसमें भी सेम हालत थी। मुझे पता था मेरा नहीं होगा। और जब मैंने दोस्त से बात की, मेरे रूममेट से, तो उसने होप दिलाया कि लेट्स देखते हैं फाइनल रिजल्ट क्या आता है। फाइनल रिजल्ट में मेरा 4 मार्क्स से रह गया। तब मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो गया कि यार उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ, हम दोनों के मार्क्स सेम आते थे। पर वो जो था ना 2-3 महीना, वो महीना मैंने ये सोचकर नहीं गवाया कि अब क्या करूं। मेरे को था कि एक अटेम्प्ट और देना ही है, क्योंकि अब मैंने जब शुरुआत की, इतना कुछ पढ़ लिया है, तो एक अटेम्प्ट और देना है। मैं वापस पुणे आ गया, क्योंकि दिल्ली में रहने का तब मतलब नहीं था। मैं आ गया पुणे में। मैं डेली बेसिस पे पढ़ता था, पर आप विश्वास नहीं करेंगे 2 से 3 घंटे में ये सोचता था मेरा हुआ क्यों नहीं है। जब मैंने डेली स्टार्टिंग में 1-2 हफ्ते तो पता ही नहीं चला, मेरे को लगता था मैं पागल हो जाऊंगा, लेकिन उसके बाद जब पता चला तो मैंने धीरे धीरे बारीकियां देखी कि मैं नर्वस हो रहा हूँ। बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने में, जब रूम पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ और जब एग्जाम में कर रहा हूँ, तो डिफरेंस है, मेरा माइंडसेट डिफरेंट है। मैं वहां पर बार बार ये भूल जा रहा हूँ कि मैं ये जो एग्जाम है ये सिर्फ एक एग्जाम है, जिंदगी नहीं है। जिंदगी बहुत बड़ी होती है। बहुत सारे लोग छोटे छोटे काम कर कर भी, या बहुत डिफरेंट काम करके भी बहुत सक्सेसफुल होते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पब्लिक के लिए। तो मैंने वो सोचा कि ये जिंदगी नहीं है, जिंदगी में कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। तो वहां से मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया, अपनी गलतियों पे काम किया। और जब मैंने धीरे धीरे गलतियां की तो मैंने एक बहुत, जो मैं आप सबको बताना चाहूंगा, एक स्ट्रेटेजी है। आप एक चार्ट पेपर या बोर्ड लीजिए, डेली बेसिस पे जो भी गलतियां होती है उसको नोट डाउन करते रहिए। अब जब वो गलतियां 10-15 हो जाएगी ना, और आप डेली बेसिस पे देखेंगे तो गलतियां नहीं रहती हैं। फिर वो आपके दिमाग में बैठ जाती है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ, 2x2 क्या होता है, 4 होता है, सबको पता है। लेकिन जब एग्जाम में हाथ कांपता है ना तो 5 लिख देते हैं हम। जो ये गलती है ये होती है और बहुत लोगों से होती है। तो जब ये गलती आप बोर्ड पे लिख देते हैं और 10 दिन तक बार बार देखते हैं ना, तो वो आपके दिमाग में आता है जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि नहीं यार ये गलती मैं कर सकता हूँ, और 2x2 4 ही लिखना है, 5 नहीं लिखना है। तो मैंने इसी तरीके से किया। और जब भी मैं सेकंड टाइम पे मैं रूम पे बैठकर मैंने हर चीज़ को रिवाइज किया। रिवीजन जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ कितना भी लें, बहुत सारे सोर्सेज से लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे सोर्सेज से, इस कोचिंग के, उस कोचिंग के, किताबों से, फिर जो रेफरेंस बुक्स होती है उससे पढ़ रहे हैं। और मैं भी टच में था जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनसे बोलता था, तो मुझे लगता था यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो एक किताब पकड़ ली है, एक मेरे नोट्स हैं, ये 2 को करके बार बार रिवाइज कर रहा हूँ। पर मुझे पता था कि यही करना है। और जो दोस्त था मेरा रूममेट, उसके साथ मेरी रोज बात होती रहती थी, हफ्ते में एक बार जब भी मैं एग्जाम देता था तो बात होती थी। तो मुझे बताता था तू सही चल रहा है, बस ये करते रहे। तो जब 1 साल ऐसे निकला, 7-8 महीने, जब मॉक टेस्ट की बारी आई, तो जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था मॉक टेस्ट। और वो हर एक, जितने भी लोगों ने एग्जाम क्लियर किया यूपीएससी का, सिविल सर्विसेज का हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज का हो, या और कोई एग्जाम हो, वो यही बोलेंगे मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। आप पढ़ कितना भी ले, मॉक टेस्ट ढंग से नहीं देंगे नहीं होगा। मैं मॉक टेस्ट दे के आता था, एनालिसिस करता था रात को बैठ के, क्योंकि आंसर की आ जाती थी, मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं। और ऑल ओवर इंडिया जो लोग पेपर देते थे 10,000 के आसपास देते थे, मेरी रैंक स्टार्ट हुई थी 1000 से, 1000-1200 के आसपास से। और मैंने एनालिसिस स्टार्ट किया कि मैं गलती क्या कर रहा हूँ, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ, नेगेटिव मार्किंग कहाँ हो रही है। जब ये चीज़ें धीरे धीरे खत्म हुई ना, क्योंकि एक वो याद रखिएगा, एक बहुत अच्छी लाइन कही थी एक सर ने, कि जो एग्जाम ये सब क्लियर होते हैं ना, ये तुम्हें कितना आता है उस पर डिपेंड नहीं करता है, तुम गलतियां कितनी करते हो उस पर डिपेंड करता है। जितनी कम गलतियां उतना ज़्यादा चांसेस। अपनी गलतियों को कम करो, अपने आप होगा। तो मैंने वो चीज़ ध्यान रखी कि गलतियां कम करनी है।
और आप विश्वास नहीं करेंगे, एक टाइम पे ऐसा था कि जब फाइनल पेपर मैंने दिया है तो मेरी गलतियां, मैंने 94 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे क्योंकि 2019 का पेपर बहुत टफ था, और मेरी गलतियां उसमें से 7 या 8 क्वेश्चन की गलती थी, जो कि बहुत कम है। तो जब प्रिपरेशन ऐसे स्टार्ट हुई और मैंने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया तो मैं इन चीज़ों पे मैंने काम किया और मेरी रैंक अंडर 10 आने लगी। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जैसे पेपर हो गए तो उसमें हमेशा ही रैंक 1 आती थी या रैंक 2 आती थी, तो मेरे को फिर कॉन्फिडेंस आता गया। अब जो सबसे अच्छी चीज़ हुई मेरे साथ वो फाइनल डे पे हुआ 2019 के पेपर में। 19 का पेपर मुंबई में था, मैं गया, मैं बहुत कॉन्फिडेंस से गया। अब वहाँ पर पेपर है, फर्स्ट पेपर जीएस का होता है, तो वो मुझे पता था कि मेरे को इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, मैंने उतने किए, और मेरे को पता था मैं इसमें बहुत अच्छा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि जीएस ऐसा टॉपिक था जिसपे मेरा फिक्स था कि मेरे को इतने मार्क्स लाने हैं, जो भी अच्छा करना है वो मैकेनिकल में करूंगा। मैकेनिकल का पेपर है, अब आप सोचिए फर्स्ट पेपर आपने दे दिया है जो कि एवरेज पेपर है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। सेकंड पेपर आया पिछले 20 साल का सबसे टफ पेपर। वो पेपर ऐसा था कि अगर आपका कैलकुलेटर नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं। 10 रेज़ टू पावर 0.9, 10 रेज़ टू पावर 0.5 की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, पर ये एक काम आया बिना कैलकुलेटर का मॉक टेस्ट देने का, आप एवरेज वैल्यू निकालते हैं। वो पेपर देते टाइम आधे घंटे में मुझे पता चल गया था कि मेरी हालत खराब होने वाली है। मेरे क्लास में सब लोग हेड डाउन करके बैठ गए थे, पर मेरे को था कि नहीं धीरे धीरे करेंगे। मैंने, विश्वास नहीं करेंगे, पूरा पेपर मैंने 15 से 20 बार पलटा है कि भाई एक क्वेश्चन तो आ जाए, एक क्वेश्चन तो आ जाए। एक एक क्वेश्चन करके 150 क्वेश्चन में से 94 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए, और इतना कैलकुलेटिव पेपर होने के बाद भी मेरे जो आंसर्स थे काफ़ी ज़्यादा मैच हुए। अब जब ये पता चला कि ये पेपर टफ है, ये है, तो उसके बाद मैंने मेंस की तैयारी के लिए फिर से दिल्ली गया। अब ना मेंस की तैयारी जो होती है बहुत डिफरेंट होती है। टीचर आपको पढ़ाएंगे एक लेवल क्वेश्चन टाइप के पढ़ा देंगे प्रीवियस ईयर। अब जब वहाँ पर आप भीड़ में बैठेंगे ना तो आप देखेंगे लोगों के पास इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, ठीक है, रेफरेंस बुक है। अब आप भी कर सकते हैं वो सॉल्व। अब दिक्कत ये है कि एक सब्जेक्ट जो पसंद है उसके आप रेफरेंस बुक सॉल्व कर लेंगे, दूसरे के नहीं कर पाएंगे। पर फिर से मेरा वही था कि नहीं, हमें अपने नोट्स और कोई भी एक रेफरेंस बुक जो टीचर्स जो आपके पढ़ाते हैं कोचिंग में उन्होंने बताई, कोई भी एक रेफरेंस बुक लीजिए और वो कीजिए। मैंने वही किया, मैंने सबके लिए एक एक रेफरेंस बुक नोट डाउन की, वो लिए। कुछ जो ऑलरेडी दोस्तों के पास थे उन्होंने दे दिए, कुछ खरीदने पड़े वो खरीदे, और मैं आराम से पढ़ना स्टार्ट किया। फिर से मैंने वो ध्यान दिया, हेल्थ खराब नहीं होनी चाहिए, डीमोटिवेटेड नहीं होना है। तो मैंने जब धीरे धीरे ये सब करना स्टार्ट किया तो विश्वास नहीं करेंगे, जो पेपर होता है 300 प्लस 300 600 मार्क्स का होता है, फर्स्ट पेपर में मेरे मार्क्स आए थे 94 के आसपास, और दोनों पेपर मिला के मैं 150 में भी नहीं था। और मुझे लगा कि भाई ये कैसे होगा, पेपर तो कर ही नहीं पा रहा हूँ मैं, और ये लास्ट के 3 महीने की बात है, 2 से 3 महीने की बात है। तो धीरे धीरे फिर से वही कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। अपने आप को मोटिवेट करते करते दोस्तों से बात करते करते, जो दोस्त का हुआ है उससे मैं हर हफ्ते बात करता था, भाई पेपर ऐसा गया है, मैंने ये वाले क्वेश्चन में ये गलती कर दी। वो गालियां देता था, ऐसी गलती कैसे कर सकता है, ये तो बच्चे भी नहीं करेंगे। पर ठीक है, उसको बताना, उससे डर भी लगता था मुझे कि यार इसको ये बताऊंगा कि नहीं बताऊंगा। तो उसने मेरी बहुत हेल्प की, और धीरे धीरे करके ऐसा हो गया कि जब फाइनल जो फुल मॉक टेस्ट होते हैं उसमें मेरी रैंक फिर से अंडर 10 आने लगी। और कोचिंग में एक वो होता है कि जिन लोगों ने मॉक टेस्ट में अच्छे किए उनको कुछ स्कॉलरशिप टाइप का प्राइज मिलता है, वो मुझे 2 में मिले। जब फाइनल पेपर आया तो मैंने पेपर अटेम्प्ट किया, सीधे मैं वो दोस्त मथुरा में रहता था उसके पास अगले दिन चला गया, उसको मैंने बताया भाई ऐसा ऐसा है, 2 दिन में की आ गई कि आंसर्स क्या होते हैं। आंसर से मैच किया, मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं था। और तब मुझे पता चल गया था कि चलो इंटरव्यू में तो जा ही रहे हैं। तब उस दोस्त ने कहा था कि भाई तो इंटरव्यू में नहीं जा रहा, तेरी रैंक आ रही है। तो मैंने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो वो हो गया। अब धीरे धीरे जब ये सब अच्छा चल रहा था, सब अच्छा चल रहा था, इंटरव्यू के टाइम पे मैंने गलती की जो कि शायद बहुत लोग करते हैं। प्री अच्छा गया, आपको पता चल गया है, मेंस अच्छा गया, आपको बहुत लोगों ने बोल दिया है, ठीक है। इंटरव्यू के टाइम पे मैंने गलती ये कि अब तो हो ही रहा है तो थोड़ा सा ना चिल करते हैं, बस वो एक गलती थी कि मेरी रैंक 3rd है, फर्स्ट आ सकती थी। जब मैं इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहा था तो उस टाइम पे मैंने एक सबसे बड़ी गलती की कि मैं थोड़ा चिल हो गया, क्योंकि होता है ना कि आप एक जर्नी कर रहे हैं तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, शायद ये भी अच्छा हो जाए। तो उस टाइम पे मैं थोड़ा सा अपने आप को मैंने बैक कर लिया कि नहीं हो जाएगा, कर लेते हैं। और इंटरव्यू में एवरेज मार्क्स तो सबको मिल ही रहे हैं। अब इंटरव्यू मैंने पढ़ाई की थी, ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ाई नहीं की थी। इंटरव्यू में एज ए इंटरव्यू ईयर का पूछेगा आपसे, और आपका जो डेफ है वो आप कैसे भर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ यहाँ पर एक बहुत, मैं कविताएं लिखता हूँ तो मैंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया, मैंने डेफ में लिख दिया कि मैं लिखता हूँ हिंदी में। अब वो हो गया। अब साथ में इंटरव्यूअर वाले दिन ये हुआ कि
जो मेरा पैनल था, जैसे मैंने आपको बताया मैंने जॉब कर रखी है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो वहां पर जो बैठे हुए थे सारे मैकेनिकल के प्रोडक्शन के लोग बैठे हुए थे। अब उनको ये था कि 2 साल में सब कुछ सीख जाए, जो कि सही था, मतलब मैं वो नहीं बोल रहा हूँ उन्होंने गलत क्वेश्चन पूछे। मेगाट्रॉनिक्स से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया। मेगाट्रॉनिक्स मैंने मेंस में भी बहुत बेसिक चीजें पढ़ी थी कि एग्जाम में इतना आता है उतना पढ़ेंगे, और कंपनी में कभी वैसा लगा नहीं, क्योंकि मेगाट्रॉनिक्स का अलग डिपार्टमेंट था, अलग लोग थे, तो मेरे को सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का देखना पड़ता था, मटेरियल से रिलेटेड चीजें या मशीनिंग से रिलेटेड चीजें। अब उन्होंने पूछना स्टार्ट किया, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन करते करते वो समझ गए कि इसको नहीं आता, उन्होंने खुद बोल दिया टॉपिक चेंज करते हैं। फिर मेरे को लगा भाई यहाँ तो 100 के नीचे आएंगे, पर जो मैंने बताया ना मैंने डैफ में लिखा था, जैसे ही मैं उठने वाला था, जो मेरे पैनल के चेयरमैन थे मनोज सोनी सर, उन्होंने बोला कि पुणे से कवि आया, हम कविता नहीं सुनेंगे तो ये सही नहीं रहेगा, तो तुमने कुछ लिखा है। तो शायद यहाँ पर वो कॉन्टेक्स्ट से अलग थी वो कविता, वो थोड़ी सी रिलीजियस थी सीता माता पे, बट जो मेरे लिए है, मैं जो मोटिवेशन आता है वो महाभारत और रामायण से मैं लेता हूँ, तो शायद मेरे लिए वो मोटिवेशन था, लेकिन किसी और के लिए नहीं हो सकता है। तो उसकी 2 लाइनें कुछ ऐसी थी कि मैं सीता मैं वैदेही, इस देह में मुझको ना पाओगे, राम अधूरे मेरे बिना, तुम मेरे बिना राम को कैसे पाओगे। और ये कुछ कविता थी जो कि मैंने सीता माता के हिसाब से लिखी थी, क्योंकि रामायण हम राम के हिसाब से सुनते हैं, सीता माता के हिसाब से नहीं। तो शायद उनको काफ़ी अच्छी लगी कि एक ये औरत को कैसे देखता है, और शायद उसके बिना, उसके कारण जो मेरे को मार्क्स थे थोड़े से ठीक मिल गए। शायद मैंने जो एक्सपेक्ट किया था कि मेरे मार्क्स 100 और 105 के बीच में आएंगे, वो 116 थे, वो काफ़ी अच्छा रहा। अब जो फाइनल डे था, मुझे कभी विश्वास नहीं था कि मेरा होगा, और मेरा होगा भी, तो मुझे लगता था कि मेरी रैंक आएगी 40-50 के आसपास। बट अब वो कहते हैं ना कि वो दिन था 24 अक्टूबर का, और मेरे दोस्त ने कॉल किया, मुझे पता भी नहीं था, तो एक जूनियर था जो कि मेरे साथ प्रिपरेशन कर रहा था, उसने कॉल किया, सर आपकी रैंक आ गई। तो मैंने कहा कितनी आई, तो उसने बोला सर 3rd रैंक आई है। तो मुझे लगा मजाक किया जा रहा है, शाम को 7 बजे, जनरली 6-7 बजे तक आ जाता है, उसने 8 बजे कॉल किया। तो मैंने कहा नहीं मैं चेक करता हूँ। मैंने फ़ोन कट किया, भाई ने चेक किया और 3rd रैंक आई। आप विश्वास नहीं करेंगे, जो वो खुशी थी माँ बाप के चेहरे पे, वो बहुत मतलब अलग लेवल की खुशी थी। और अगले दिन दिवाली थी। अब यहाँ पर फिर से दोस्तों का मैं आपको बताता हूँ, सब अपने घर पे बैठ के दिवाली का त्यौहार मना रहे हैं, 8 बजे पूजा का टाइम होता है। मैंने लोगों को तुरंत मैसेज किया, जो कोर ग्रुप था पुणे में, क्योंकि सब लोग, कुछ लोग बाहर भी थे, लेकिन पुणे में 2-3 दोस्त थे, उनको मैसेज किया, भाई हो गया। आधे घंटे में लोग मेरे घर पे, ठीक है। और मतलब मैंने घर पे नहीं बुलाया, साइड में बुलाया कि चलो वहाँ पर बैठ के आराम से, क्योंकि वो ना होता है कि दोस्तों की लैंग्वेज होती है ना, आप घर पे नहीं बोल सकते हैं, जो प्यार होता है वो घर पे नहीं दिख सकता है। तो मैंने बाहर बुलाया, 2-3 दोस्त मिले, और हमको आधे घंटे के लिए मिले, पर वो जो सेटिस्फैक्शन था सबके चेहरे पे कि चलो हो गया, पैसे बर्बाद नहीं किए इसके ऊपर, वो चीज़ का अच्छा रहा। और साथ में फिर धीरे धीरे दोस्तों के मैंने पैसे भी दे दिए जब मैंने खुद से अर्न करना स्टार्ट किया। लेकिन आज भी वो दोस्त वैसे हैं कि हैं मेरे लिए, हमेशा हैं। तो मैं ये जो पूरी स्टोरी है, इसमें जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें मेरे लिए, क्योंकि मेरे लाइफ है, लाइफ लेसन है, शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर वो प्रिपरेशन नहीं करता तो मैं ज़िंदगी में भी नहीं सीख पाता। तो एक मोटिवेशन है जो कि आप कहीं से भी ले सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको बड़े बड़े लोगों की चीज़ें सुननी है या किसी इंपॉर्टेंट किताब को पढ़ना है। मोटिवेशन हर चीज़ में, आपकी माँ में है जो कि आपके लिए रोज़ मेहनत कर रही है, आपके पापा में जो कि रोज़ मेहनत कर रहे हैं, चीज़ें नहीं खरीदते हमारे लिए, क्योंकि मैक्सिमम फैमिलीज जो हैं अभी भी जो लोअर मिडिल क्लास में है। दोस्त हैं आपके, दोस्तों को लोग इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं कि चल दोस्त ही तो है, समझ लेगा। लेकिन जब काम आता है, जो भाई बहन का रिश्ता होता है वो ब्लड रिलेशन होता है, जो हमें मिलते हैं, जब हम पैदा होते हैं डायरेक्ट मिलते हैं। लेकिन जो दोस्त होते हैं ना वो हम चुनते हैं। और वो कहते हैं ना, एक लाइन है कि ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, तो वो वाली लाइन बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैटर करती है। और आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मेरी लाइफ में मेरे को ये तो समझ में आ गया था जब रिजल्ट नहीं आया तब भी, कि मेरा हो या ना हो, दोस्त हो गए हैं। वो होता है ना कि जब आप कठिन परिस्थिति में होते हैं तभी पता चलता है कि कौन आपके साथ है, और हाँ वो मेरे साथ थे। सो मैं अभी जो करंट एस्पिरेंट्स हैं सिविल सर्विसेज के या तो इंजीनियरिंग सर्विसेज के, उनसे बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप कीजिए, अच्छे से कीजिए, मोटिवेटेड रहिए, लेकिन जो आपका ग्रुप है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। वो कहते हैं ना, संगति आपकी नीयत भी बदलती है और आपका व्यवहार भी बदलती है। तो मेरे साथ वही हुआ कि दोस्त थे, ऑनलाइन थे, फ़ोन पे बात हो रही थी, पर वो थे साथ में। तो दोस्तों का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। और साथ में एक चीज़ हमेशा याद रखना, मैंने कहीं पढ़ी थी कि वक्त है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, आता है और चला जाता है। अगर अच्छा वक्त है वो है, चला जाएगा, बुरा वक्त है चला जाएगा। तो आप ये जो प्रिपरेशन में खराब समय आएगा और अच्छा समय आएगा, उस पर ना ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, आप प्रिपरेशन कीजिए। और ये एक, मैंने आपको जैसे बताया कि मैं रामायण महाभारत से इंस्पिरेशन लेता हूँ, तो वहाँ पर ना कर्ण और अर्जुन दोनों
एक तरीके से एनिमी थे। लास्ट में ही पता चला कि भाई थे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम पूरी लाइफ तो एनिमी ही थे। तो उनके ऊपर मैंने लिखा था, जो कि मेरे को सही लगता है। मैं उनके बारे में सोचता था और लगता था कि नहीं, इनके साथ इतना बुरा हुआ है तो भी ये काम कर रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, तो मैं भी करूं। तो कुछ ऐसा था, तू ही किरण तू ही है कर्ण, तू गांडीवधारी अर्जुन बन, क्यों मोह के बंधन में तू खुद का लहू ही पीता है, क्यों भरोसा तेरा ऐसा जिसपे कंकड़ भी ना टिकता है, तू ही किरण तू ही है कर्ण, तू गांडीवधारी अर्जुन बन। तो इससे आप ये लाइन है मैंने क्यों लिखी थी, क्योंकि जो कर्ण और अर्जुन है दोनों अपने लक्ष्य के प्रति, अपने गोल के लिए थे। एक के पास चलो कृष्णा थे क्योंकि वो चाहते थे कि कृष्णा साथ रहें, एक के पास नहीं थे, बट दोनों को पता था कि लक्ष्य है तो मैं मेहनत करूंगा। जैसे कर्ण के पता था कि मैं कभी भी अर्जुन को हरा नहीं सकता हूं क्योंकि उसके पास कृष्ण है, शायद अकेले में मिलते तो हरा देते, लेकिन कृष्ण है, भगवान स्वयं उसके साथ है तो नहीं हरा सकते। पर उन्होंने अपना धर्म और अपना कर्म नहीं तोड़ा, उन्होंने कहा कि नहीं मैं लड़ूंगा, चाहे मैं मर जाऊं लेकिन लड़ूंगा। तो ये चीज़ ये सिखाती है कि आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा ना, ये वाली जो फीलिंग है नहीं कर पाऊंगा, सबके अंदर आएगी। कर पाऊंगा फीलिंग जो होती है वो नहीं आती है जनरली, जब तक हो नहीं जाता, जब तक रिजल्ट नहीं आता कि हो गया है तब तक नहीं आती। तो आप अपने लक्ष्य के लिए काम करते रहिए और जब तक हो ना तब तक लगे रहिए, चाहे फाइनल रिजल्ट जिस दिन तक ना है ना तब तक मत मानिए कि होगा, और तब तक लगे रहिए, लड़ते रहिए सबसे और खुद से लड़ते रहिए कि नहीं मुझे करना ही है, क्योंकि ये जर्नी ना 1-2 दिन की नहीं है, 1-2 साल की नहीं है, शायद 4-5 साल भी लग सकते हैं। तो मैं बस ये कहूँगा कि आप लोग मेहनत करें और खुद के ऊपर ध्यान दें और मोटिवेटेड रहें। थैंक यू। इंडिया के लाखों बच्चे यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं और लाखों बच्चों की बहुत सारी मुश्किलें होती हैं। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अफोर्डेबल नहीं कर सकता, किसी को अच्छी डायरेक्शन नहीं है, कोई बच्चा 4 अटेम्प्ट में पास नहीं कर पा रहा है, कोई 5 अटेम्प्ट में नहीं कर पा रहा है, कोई एग्ज़ाम का फॉर्म ही फिल नहीं कर पा रहा है बिकॉज उसके पास वो फाइनेंशियल नहीं है। अब ये जो मुश्किलें हैं उसको कम करने के लिए जोश ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि जो भी जोश की फैमिली है अगर मैं उसको कोई स्कॉलरशिप दे पाऊँ। सो मैंने डिसाइड किया है कि जो भी सीरियस बच्चे हैं, जो सीरियस जोश फैमिली के एस्पिरेंट्स हैं, उनको मैं स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराऊंगा, एक अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड कराऊंगा। सो नीचे कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन में हमने एक गूगल फॉर्म दिया है, उसको अच्छे से भरो। उसमें से जो भी सीरियस कैंडिडेट हमें लगेंगे हम उसको अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे और मैं पर्सनली इंश्योर करूंगा कि वो जो एजुकेशन हो उससे क्वालिटी में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। बिकॉज यूजुअली होता है कि अगर हम स्कॉलरशिप देते हैं, अगर हम अफोर्डेबिलिटी पे जाते हैं तो कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। सो यहाँ आपको क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी दोनों अवेलेबल है।